वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। एमपी जीके की क्लास नंबर 42 है और आज की इस क्लास का टॉपिक है मध्य प्रदेश के वन और वन्यजीव। इस टॉपिक से संबंधित एक क्लास पहले ही आ चुकी है। यदि आपने वह क्लास नहीं देखी है तो पहले जाकर आप उस क्लास को देखिए, बाद में इसे कंटिन्यू कीजिएगा। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस पूरी सीरीज में हम 4000 से अधिक प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। सभी के सभी प्रश्न एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहेंगे। फायदा ये रहेगा कि जिन बच्चों ने एमपी जीके का सिलेबस किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़कर एक बार खत्म कर चुके हैं, वे हमारे इस क्लास को प्रैक्टिस सेट के तौर पर ले सकते हैं। एग्जाम में डेफिनेटली उन्हें अच्छा कॉन्फिडेंस इस क्लास को करने के बाद देखने को मिलेगा। आई होप कुछ कंसेप्ट जो उनसे छूट गए होंगे वे क्लियर होंगे, कुछ नई जानकारी उन्हें जानने को मिलेगी। साथ ही जिन बच्चों ने एमपी जीके का सिलेबस अभी तक पढ़कर खत्म नहीं किया हुआ है, उनके लिए मैं प्रश्नों के साथ में कंसेप्ट और डिटेल डिस्कस करते हुए चलूंगा, जिससे कि वे अपनी नोट्स प्रिपेयर कर सके। और साथ ही जब वे रेफरेंस बुक को पढ़ें तो उन्हें यह आइडिया लग सके किस प्रकार के पॉइंट्स पर उन्हें ज़्यादा ध्यान देना है, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोनों के लिए ही यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, चाहे आपने एमपी जीके का सिलेबस पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। हमारी ये क्लास एमपी पीएससी प्रीलिम्स के बच्चों के लिए, जो बच्चे एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो व्यापम की अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि एमपी जीके का सिलेबस पूछा जाता है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। हमने इस सीरीज को एमपी पीएससी 2020 प्रीलिम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन करने की एक छोटी सी कोशिश की है। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की इस क्लास का पहला प्रश्न और इस पर्टिकुलर टॉपिक का 71वां यह प्रश्न चल रहा है। ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर स्थित है? इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर या भोपाल? तो भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा। यह उद्यान भोपाल शहर के बीचों बीच में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले के अंतर्गत आता है? रिपीटेड प्रश्न है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमको होशंगाबाद जिले में देखने को मिलता है और इस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सम्मिलित किया गया है। इस जानकारी को आपको अतिरिक्त रूप से याद रखना है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए कौन से अभ्यारण्य है? ठीक है, खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए, यह पक्षी का एक प्रकार है जो कि लुप्त होने की कगार पर है, इसलिए इसका संरक्षण किया जा रहा है। तो इनका संरक्षण किया जाता है सैलाना और सरदारपुर, इन दोनों अभ्यारण्यों में। राइट, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब ये दोनों अभ्यारण्य अलग अलग स्थानों पर स्थित है। यदि हम बात करें सैलाना अभ्यारण्य की, तो ये हमें मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में देखने को मिलता है। यदि हम बात करें सरदारपुर अभ्यारण्य की, तो यह मध्य प्रदेश के धार जिले में देखने को मिलेगा। दोनों ही अलग अलग स्थान पर स्थित है और दोनों ही स्थान पर खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। दोनों ही अभ्यारण्य है, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए कौन से अभ्यारण्य है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इनकी संख्या बहुत ही कम है। सोन चिड़िया का संरक्षण घाटी गांव अभ्यारण्य के तहत किया जाता है। ठीक है, घाटी गांव और करेरा। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इन दोनों ही अभ्यारण्यों में से किसी एक का नाम भी आपको याद है तो आप इजीली एग्जाम टाइम में ऑप्शन को क्रैक कर पाएंगे। करेरा और घाटी गांव दोनों ही स्थान पर सोन चिड़िया के संरक्षण हेतु अभ्यारण्य बनाया गया है। अब ये दोनों अभ्यारण्य भी अलग अलग जिलों में स्थित है। यदि हम बात करें करेरा अभ्यारण्य की, ठीक, तो यह हमको मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही हम बात करें घाटी गांव अभ्यारण्य की, तो यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में देखने को मिलेगा। तो इन जानकारी को आपको अतिरिक्त रूप से याद रखना है, यह भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। घड़ियाल और जल जीवों के लिए निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य उन्हें संरक्षण प्राप्त करता है? घड़ियाल और जल जीवों का संरक्षण केन और सोन, इन दोनों अभ्यारण्यों में किया जाता है, केन और सोन में। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अभी हम बात करें केन घड़ियाल अभ्यारण्य की, किसकी बात करें हम? केन घड़ियाल अभ्यारण्य की, तो ये अलग जिले में है और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य ये अलग जिले में है। केन घड़ियाल अभ्यारण्य हमको छतरपुर और पन्ना, इन दो जिलों के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, दोनों जिलों में इसका विस्तार है, सॉरी, छतरपुर और पन्ना। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? केन देखने को मिलेगा। और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य यह हमें सीधी और शहडोल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका विस्तार दो जिलों के अंदर में है। ये अतिरिक्त जानकारी भी आपको याद रखनी है।
अगला प्रश्न है, नौरादेही अभ्यारण्य किस जिले के अंतर्गत आता है? नौरादेही अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश का कैसा है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो वह नौरादेही अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल लगभग लगभग मैं कह रहा हूँ 1200 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और यह मध्य प्रदेश के सागर जिले के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी अभ्यारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है? पचमढ़ी अभ्यारण्य, ठीक है, जिसको कि अभी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। ठीक, कहाँ आता है यह? होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। साथ ही इसे किस नाम से जाना जाता है, यह पूछा गया है, तो इसको सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यदि जिले की बात करें तब होशंगाबाद इसका सही जवाब रहेगा, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, अगला प्रश्न, इंदौर स्थित अभ्यारण्य का क्या नाम है? इंदौर में राला मंडल अभ्यारण्य देखने को मिलता है। कौन सा? राला मंडल अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। खास बात क्या है कि यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। राइट, सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? राला मंडल। सबसे बड़ा कौन सा है? नौरादेही। ठीक है, तो ये दो सबसे बड़े और छोटे आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुल मिलाकर 6 तो राष्ट्रीय उद्यान है प्लस एक अभ्यारण्य है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 7 स्थान मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जो कि टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। पहली जानकारी तो आपको ये याद रखनी है मोटी मोटी। राइट, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान पूछे जा रहे हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कुल मिलाकर 6 राष्ट्रीय उद्यान है। अब 6 के नाम आपको याद होने चाहिए, जिसमें से क्या है, कान्हा किसली 1, बांधवगढ़ 2, पेंच 3, पन्ना 4। राइट, इसके अलावा हम बात करें तो सतपुड़ा और संजय डुबरी कौन से हैं? सतपुड़ा और संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 2 राष्ट्रीय उद्यान और हैं जिसमें कि प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है। कुल मिलाकर कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब सम्मिलित किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क स्थित है? राइट, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्थित है। यहाँ पर सांप व रेंगने वाले जंतु पाए जाते हैं। तो यह पन्ना जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। पन्ना जिले में रेप्टाइल पार्क स्थित है। ठीक, नेक्स्ट, प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सफेद शेर भी पाए जाते हैं? लिखा गया है सफेद शेर भी पाए जाते हैं। तो यह हमको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर यानी किस जिले में स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। ठीक, और यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ये अतिरिक्त जानकारी भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में किस पशु की संख्या बहुत है? यानी कि अधिक संख्या में कौन सा पशु पाया जाता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर काला हिरन यानी कि कृष्णमृग यह अधिक संख्या में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार महाराष्ट्र के नागपुर जिले में भी है? आई थिंक यहाँ नागपुर जिला, पता नहीं, शायद मुझे कंफर्म नहीं है नागपुर जिला है या नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में विस्तार है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान ऐसा है जिसका विस्तार आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा। नाम है इसका पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा इन दोनों जिलों में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इस सवाल का सही जवाब है। बारहसिंगा को कब राजकीय पशु घोषित किया गया था? बहुत ही प्यारा प्रश्न है।
जिन बच्चों ने एमपीजीके का सिलेबस पढ़ के रखा हुआ है उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज कर कर वे इसका जवाब देंगे। ठीक है, पॉज कीजिए, जवाब दीजिए। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि 1 नवंबर 1981 को इसे राजकीय पशु घोषित किया गया था। किसे? बारहसिंगा को। कब? 1 नवंबर 1981। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह नाम भी आपको पता होना चाहिए। नाम है शाह ए बुलबुल। ठीक है, ये दूधराज का ही नाम है। अगला प्रश्न है, दूधराज को मध्य प्रदेश की किस वर्षगांठ पर राजकीय पक्षी घोषित किया गया था? तो ऐसा मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। सन कौन सा था कैलकुलेट कीजिए और सन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आप बताएंगे। ठीक है, जिनको बताना है बताएं, नहीं बताना है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यदि आप यह सर्च करेंगे तो इससे आपका ही फायदा होने वाला है। एग्जाम में इस बात से आपको ही फायदा मिलेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का निम्न में से राजकीय वृक्ष कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की किस वर्ष घोषणा की गई जिसने वन्य प्राणियों और पक्षियों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया? ठीक है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की बात की जा रही है। इसकी घोषणा होती है 24 अक्टूबर 1989 को। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संभवतः चातक प्रदेश में कहां से आता है? चातक एक पक्षी का नाम है। ठीक है, यह एक प्रवासी पक्षी है। कहां से आता है, किस स्थान से यह मध्य प्रदेश में आता है, यह पूछा जा रहा है। तो यह संभवतः अफ्रीका महाद्वीप से प्रवास के लिए ठंड के मौसम में मध्य प्रदेश में आता है। कहां से? अफ्रीका महाद्वीप से। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इस सवाल का सही जवाब हो गया। प्रदेश में निम्न में से सबसे अधिक कौन सा पक्षी पाया जाता है? सबसे अधिक पूछा जा रहा है। ठीक है, इस कीवर्ड को ध्यान से आप नोट करेंगे। सबसे अधिक, तो सबसे अधिक पाया जाता है तीतर और बटेर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रवासी पक्षियों की सर्वाधिक संख्या किस मौसम में होती है? मतलब सबसे अधिक प्रवासी पक्षी कौन से मौसम में मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हैं, यह पूछा जा रहा है। तो यह शीतकाल में यानी कि ठंड के मौसम में प्रवेश करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंड फ्लोवर पक्षी प्रदेश में किस स्थान पर पाया जाता है? क्या नाम है इसका? विंड फ्लोवर। तो यह नर्मदा घाटी के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कि नर्मदा के किनारे। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, अगला प्रश्न है, जुई बुलबुल जो कि एक पहाड़ी पक्षी है, कहाँ पाया जाता है? जुई बुलबुल एक विशेष प्रकार का पहाड़ी पक्षी है, तो पहाड़ों में ही पाया जाएगा ऑब्वियसली। और मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो पचमढ़ी, उसी स्थान पर यह पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रदेश में विलुप्त होने वाले पक्षी जो आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं, जो विलुप्त प्राय पक्षी है, उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन कौन से पक्षी अभी विलुप्त होने वाले हैं, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो इसमें आते हैं घुग्गू, लाल बगुला। आई होप कि आपने लाल बगुला देखा हुआ है ना, मैंने तो अभी तक नहीं देखा, तो विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, गौरंग है, सोन चिड़िया है, खरमोर है, जिसका संरक्षण मध्य प्रदेश के बहुत से अभ्यारण्यों में किया जा रहा है। खरमोर का संरक्षण, तीतर और बटेर है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में जिसकी संख्या सबसे अधिक है वही अब विलुप्त प्राय होने वाला है। ठीक है, उपयुक्त सभी बाय दी वे इस सवाल का सही जवाब है। ये सभी के सभी पक्षी विलुप्त होने की कगार पर है या आजकल बहुत ही कम दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन 12 जुलाई 2005 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष से गिद्ध की गणना प्रारंभ की थी? गिद्ध भी एक क्या है? लुप्त प्राय पक्षी की श्रेणी में आता है गिद्ध। आजकल इनकी संख्या भी मध्य प्रदेश में बहुत कम देखने को मिलती है, इसीलिए इसकी गणना आरंभ की गई, और गणना आरंभ की गई सन 2013 से। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। यदि डेट पूछा जाए तो डेट है इसकी 16 जनवरी 2013।
ठीक है। अगला प्रश्न है, एशियाई शेरों को बसाए जाने की योजना किस अभ्यारण्य में चलाई जा रही है? मध्य प्रदेश में गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात से है, वहां से शेरों को शिफ्ट किया जा रहा है, उनका पुनर्वास किया जा रहा है, और यह किया जा रहा है पालपुर कुनो। ठीक है, पालपुर कुनो अभ्यारण्य में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इस सवाल का सही जवाब हो गया। यदि पूछा जाए कि पालपुर कुनो अभ्यारण्य कौन से जिले में आता है, तो ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, कहाँ पर आता है? श्योपुर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गौ अभ्यारण्य बनाया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट करके इसको नोट आपको करना है। गौ अभ्यारण्य के बारे में पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब है आगर मालवा। तो यह प्रश्न एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब आगे में क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तहसील का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, कौन सी तहसील में यह है, यह अब पूछा जाएगा आने वाले टाइम में। तहसील है सुसनेर। तो आपको आगर मालवा का नाम तो याद रखना ही है, साथ ही सुसनेर भी याद रखना है। यदि गांव का नाम पूछा जाए कि यह कहाँ पर है, तो यह सालरिया नाम के गांव में बनाया गया है, सालरिया। तो ये सुसनेर और सालरिया ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पर गौ अभ्यारण्य बनाया गया है, गौ संरक्षण का कार्य यहाँ पर किया जाता है। जिला कौन सा है? आगर मालवा। मध्य प्रदेश में कुल कितने उद्यान और अभ्यारण्य हैं जो कि टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में शामिल है? रिपीटेड है, मैंने अभी आपको बताया था। मध्य प्रदेश में 6+1, कैसे याद रखना है इसको आपको? 6+1, तो 6 राष्ट्रीय उद्यान और 1 अभ्यारण्य है जहां पर कि टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ठीक है, या प्रोजेक्ट टाइगर में जो शामिल है। घुमा फिराकर कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पूरे 6 के 6 नाम आपको याद रखने हैं। मैंने आपको इनके नाम बताया था। कान्हा किसली है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है। एक अभ्यारण्य का नाम मैंने आपको नहीं बताया था, तो अभी आप अभ्यारण्य का नाम नोट कर लीजिएगा, रातापानी अभ्यारण्य। ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य है? रातापानी अभ्यारण्य। कौन से जिले में आता है यह? तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। कौन सा जवाब सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 6+1, राइट। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 12 राष्ट्रीय उद्यान है। पूरे 12 के 12 राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इस सवाल का सही जवाब हो गया। चलिए सभी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैं आपको बताता हूँ, नोट कीजिएगा। शॉर्ट नाम लिखूंगा, आपको नोट्स में पूरा लिखना है। ठीक है, तो पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1955 में बनाया गया था। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1958 में बनाया गया था। सॉरी, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। 1958 में बनाया गया था। तीसरा है बांधवगढ़। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 के अंतर्गत बनाया गया था, या सन में बनाया गया था। दूसरा है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जिसे कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1979 में मिला था। अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला 1981 में। अगला है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यह बना था 1981 में। एक है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1983 में। ठीक, अगला है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, इसको 1983 में दर्जा मिला राष्ट्रीय उद्यान का। अगला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के सिवनी में, सन अभी मुझे इसका याद नहीं आ रहा है, आगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक है ओमकारेश्वर। ठीक है, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये बना था 2004 में। एक है दोस्तों यार एक कौन सा है, ये धार में है, एक धार का एक राष्ट्रीय उद्यान है, मुझे उसका भी नाम याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। 2011 में ही इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। ठीक है, धार जिले के अंतर्गत यह आता है। एक है श्योपुर पालपुर कुनो। ठीक है, पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आई होप कि अभी पूरे हो गए होंगे 12। अभी हम चेक कर लेते हैं, राइट। कान्हा 1, माधव 2, बांधवगढ़ 3, वन विहार 4, पन्ना 5, सतपुड़ा 6, फॉसिल 7, संजय डुबरी 8, पेंच 9,
ओमकारेश्वर 10, ये धार्मिक राष्ट्रीय उद्यान है 11 और पालपुर कुनो 12। तो ये 12 के 12 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम आपको याद होने चाहिए। हो सके तो आप सन भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट के सन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो अभी लेटेस्ट में बना हो इनके सन के बारे में पूछा जा सकता है, या जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह किस सन में बना था यह पूछा जा सकता है, और जो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत हैं उनके सन के बारे में पूछे जाने की संभावना थोड़ी अधिक रहेगी। ठीक है, या जो न्यूज़ में है उनको ही आपको सन याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में घनत्व और विस्तार की दृष्टि से कुल कितनी वन पेटियां पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 3 वन पेटियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इन तीनों वन पेटियों के नाम आप नोट कीजिए। एक है विंध्य कैमूर श्रेणी, ठीक है, क्या है, विंध्य कैमूर श्रेणी, राइट। दूसरा है मुरैना और शिवपुरी, मुरैना और शिवपुरी पठार की वन श्रेणी, राइट। तीसरा है नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक चौड़ी पेटी है वन श्रेणियों की। तो ये तीनों नाम आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। 3 वन पेटियां मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला है प्रश्न, मध्य प्रदेश में संरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? तो मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 33% वन संरक्षित की श्रेणी में रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। संरक्षित वनों से क्या मतलब है? संरक्षित वनों से मतलब ये है कि इनका प्रबंधन सरकार के हाथ में होता है, पहली बात। ठीक है, प्रबंधन किसके हाथ में होता है? सरकार के हाथ में। पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर आवागमन की सुविधाएं तो रहती है लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन भी रहते हैं। तो आवागमन हम यहाँ से कर सकते हैं, आना जाना यहाँ से हो सकता है विथ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर रहते हैं। साथ ही इन संरक्षित वनों में पशु चारण की सुविधा दी जाती है। ठीक है, पशु चारण की सुविधा इसमें रहती है। तो ये 3 बातें आपको इस संदर्भ में याद रखनी है। किस संदर्भ में? संरक्षित वनों के संदर्भ में, राइट। आरक्षित वनों में पशु चारण की सुविधा नहीं रहती, संरक्षित में रहती है। ये छोटे छोटे से अंतर है, यहाँ पर कंफ्यूज हम हो जाते हैं जब हम डीप में नहीं पढ़ते और एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिल जाते हैं। तो जहाँ पे संरक्षण दिया गया है वहाँ पशुचारण होता है, आवागमन की सुविधा होती है, प्रबंधन सारा का सारा सरकार के हाथ में रहता है। सारे पॉइंट्स आप जिनको पढ़े ना क्लियर आपको करते हुए चलना, जहाँ कंफ्यूजन हो उस पॉइंट्स को आपको 2-3 बार पढ़ के क्लियर कर लेना है तुरंत ही। ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस जीव जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान यह सर्पों के लिए यानी कि सांप के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको कि ISO सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ठीक है, ISO सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ये बात को आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बोरी घाटी अभ्यारण्य किस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का बोरी घाटी अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है, यह सागौन के वृक्षों के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, सागौन एक वृक्ष है जो कि उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वनों की श्रेणी में आता है। कहाँ पर आता है? उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती, और इसके लिए वर्षा की आवश्यकता होती है 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर। तो 2 बातों को आप याद रखेंगे। सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं, करेरा अभ्यारण्य स्थित है, यानी कि करेरा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है यह पूछा जा रहा है। करेरा अभ्यारण्य हमको मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में नहीं है यह पूछा गया है। ठीक है, तो हम नीचे से शुरू करते हैं। बांधवगढ़ अभ्यारण्य हमको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में। कहाँ मिलेगा हमको यह? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में। पचमढ़ी अभ्यारण्य हमें कहाँ देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, यह मध्य प्रदेश के मंडला जिले के अंतर्गत हमको देखने को मिलेगा। मंडला प्लस बालाघाट दोनों में ही इसका विस्तार है। ठीक है, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यह इंदिरा गांधी अभ्यारण्य हमको तमिलनाडु के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
माधव राष्ट्रीय उद्यान इस राजस्व संभाग के क्षेत्र अंतर्गत आता है, यानी कि माधव राष्ट्रीय उद्यान किस संभाग में आता है, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। संभाग पड़ता है यहाँ पर दोस्तों ग्वालियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताता हूं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में से होकर कौन सा हाईवे निकलता है, तो NH3, ठीक है, इसमें से होकर गुजरता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि जॉर्ज कैसल नामक भवन कौन से राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में स्थित है, तो इसका नाम आपको याद रखना है, जॉर्ज कैसल भवन। ठीक है, यदि पूछा जाए कि माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में इसकी स्थापना होती है। ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं इस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जो कि आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, खैर वृक्ष से क्या निकाला जाता है, यानी खैर वृक्ष के प्रोडक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली लकड़ी तो हमें वृक्षों से मिलती है, उसके अलावा कुछ अन्य प्रोडक्ट भी मिलते हैं जो कि हमारे काम के होते हैं, जैसे खैर वृक्ष से कत्था हमें प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में इसके दो कारखाने, एक का नाम मुझे याद आ रहा है बानमौर है। ठीक है, बानमौर में, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक और कारखाना है, तो उसका नाम अभी मुझे कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है, आगे मुझे याद आता है तो मैं आपको बता दूंगा, या आप गूगल आप इसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इस प्रश्न का जवाब मैंने आपको दे दिया है, खैर वृक्ष से कत्था निकाला जाता है, कत्थे का कारखाना हमको बानमौर में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान से हुआ, मतलब कि प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1974 से स्टार्ट हुआ है आई थिंक। ठीक है, सबसे पहले कहाँ चालू हुआ, तो यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से चालू होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में फॉसिल नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले में स्थित है। फॉसिल नेशनल पार्क हमको डिंडोरी जिले के अंतर्गत देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। और यह फॉसिल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा है, सबसे छोटा नेशनल पार्क यह है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो वह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोरी नामक अभ्यारण्य किस जिले के अंतर्गत आता है। तो बोरी नामक अभ्यारण्य हमको मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में देखने को मिलता है, और यह अभ्यारण्य सागौन के वृक्षों के लिए बहुत ही फेमस है। यदि हम अभ्यारण्यों की बात करें तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही, जिसका नाम आपको याद रखना है, यह आपको सागर जिले के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न से हमको इतनी जानकारियां मिल जाती है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा राष्ट्रीय जीव उद्यान किस जिले के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय जीव उद्यान, तो कितनी ही बार यह प्रश्न आ गया है, यह हमको होशंगाबाद जिले में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यदि अब बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1983 में इसकी स्थापना होती है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है, और काले हिरण के लिए यह फेमस है। ये अतिरिक्त बातें जो आपको याद रखनी है, मतलब इसका नाम आते ही ये सारी बातें आपके जहन में आनी चाहिए, तैयारी ऐसी हो तो एग्जाम देने में मजा आएगा। मध्य प्रदेश के किस आरक्षित क्षेत्र में गोडावन को सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, किस आरक्षित क्षेत्र में, तो यह करेरा और घाटी गांव, ये दोनों ही स्थान पर इसको क्या किया गया, सुरक्षित रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। घाटी गांव कहाँ पड़ता है, तो यह ग्वालियर में पड़ता है, और करेरा आपको शिवपुरी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का बदला हुआ नाम है। तो पहले इस राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता था, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान अभी कर दिया गया है। राइट, इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1992 में सम्मिलित किया गया था। कब किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1992 में। यदि बात की जाए इसकी स्थापना की, तो 1975 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बांस पाए जाते हैं। तो बालाघाट के अंदर में हमको बांस सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश के किस जिले को आंवला जिला घोषित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना है। पन्ना जिले को आंवला जिला घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या है इस सवाल का सही जवाब है। जबकि जबलपुर की बात करें तो जबलपुर को आम जिला घोषित किया गया था, राइट, आम जिला, और पन्ना को आंवला जिला। अगला प्रश्न देखते हैं। सिरपुर पक्षी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रस्तावित है? तो जो प्रस्तावित होते हैं ना, वह प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित होते हैं और एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सिरपुर पक्षी अभ्यारण्य की बात यहाँ पर की जा रही है। यह इंदौर जिले के अंतर्गत प्रस्तावित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है इस सवाल का सही जवाब है। वर्तमान में यहाँ पर एक पक्षी विहार बनाया गया है, बाद में इसको अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया जाएगा। अभी क्या है, यह पक्षी विहार है। याद हमें क्या रखना है कि सिरपुर और इंदौर, इन दोनों का संबंध है, हमें सिर्फ ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित एकमात्र रामसर स्थल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में भोपाल में से, जिसको कि हम बड़े तालाब के नाम से जानते हैं, जिसका कि एक्चुअल नाम भोज वेटलैंड है, मध्य प्रदेश का रामसर स्थल है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, और इसे यह दर्जा जब दिया गया था तो सन था 1990, राइट। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के स्थान पर कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? अब यह टाइगर स्टेट क्या होता है? जिस स्टेट में टाइगरों की संख्या सबसे अधिक होती है किसी दिए गए वर्ष में, तो उसे ही टाइगर स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। और इस होड़ में कर्नाटक और मध्य प्रदेश 1-2-1-2 ऐसे करके क्रम से चलते रहते हैं। ठीक है, तो टाइगर स्टेट या तो मध्य प्रदेश होता है या तो फिर कर्नाटक होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इस सवाल का सही जवाब है। दोनों ही क्रम से आगे पीछे, जिसमें की संख्या ज्यादा होती है, आगे पीछे चलते रहते हैं 1 और 2 नंबर पर। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है, और यह 940 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। सबसे बड़े और सबसे छोटे हैं, उनके एरियाज आपको याद करने हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादेही अभ्यारण्य, जो कि सागर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। यदि सबसे छोटे अभ्यारण्य की बात की जाए तो राला मंडल कैसा है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है, राला मंडल, और यह इंदौर के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला सर्वाधिक वनों से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। यदि परसेंटेज में बात की जाए तो लगभग 54% हिस्सा, यानी कि 50% से अधिक हिस्सा बालाघाट का कैसा है, वनों से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। बांस का प्रयोग इनमें से किस कार्य के लिए होता है? रेलवे स्लीपर के लिए साल के वृक्षों का प्रयोग होता है। ठीक है, भवन निर्माण के लिए बांस का प्रयोग होता है, कत्था के निर्माण के लिए खैर के वृक्ष से हमें पत्ता कत्था प्राप्त होता है, और बीड़ी निर्माण यह तेंदू के पत्ते से, तेंदू नामक एक पौधा होता है, इसके पत्ते से बीड़ी का निर्माण होता है। तो ये अलग अलग जंगल में पाए जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से फिनिश्ड गुड हम तैयार करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल है, जो कि इंदौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। निम्न में से किस वस्तु का प्रयोग औषधि निर्माण के लिए किया जाता है? तो औषधि खैर के वृक्ष से निर्मित की जाती है। ठीक है, खैर के वृक्ष से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और खैर के वृक्ष से हमें क्या मिलता है? तो खैर के वृक्ष से कत्था हमको मिलता है। इस कत्था का प्रयोग ही औषधि निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? सबसे अधिक संख्या कृष्ण मृगों की सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वन विद्यालय नहीं है? अब ये वन विद्यालय कहाँ क्या होते हैं? जिसमें कि फॉरेस्ट गार्ड है ना, जिसकी एग्जाम व्यापम लेता है, इनमें सिलेक्टेड बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको हम वन विद्यालय कहते हैं। रेंजर विद्यालय जो है, रेंजर कॉलेज है, वो अलग चीज है, वन विद्यालय अलग चीज है। ठीक है, यहाँ पर वन विद्यालय की बात की जा रही है। तो कहाँ पर नहीं है यह पूछा गया है, तो यह हमको धार में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, धार में यह नहीं है। अमरकंटक, गोविंदगढ़ और लखनऊ, इन तीनों स्थान पर हमको वन विद्यालय देखने को मिल जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत में बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बांस, ठीक है, बांस की बात कर रहे हैं स्पेशली, तो बांस हमको मिलता है बालाघाट में सबसे अधिक, बालाघाट जिले के अंतर्गत। और यदि हम भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश का स्थान है दोस्तों दूसरा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है, यानी कि सबसे कम वन कौन से जिले में है? तो मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में वन क्षेत्र का परसेंटेज जो है वह सबसे कम है, राइट। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र लगभग 27% है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कितने प्रतिशत हिस्से पर स्थित है, यह पूछा जा रहा है। यदि हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो वन क्षेत्र कितना है, लगभग 27%। होना कितना चाहिए, होना चाहिए 33.3% होना चाहिए। अभी हम लक्ष्य से कैसे हैं, पीछे हैं। इनमें से राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कितना है यह पूछा जा रहा है, तो लगभग 11% हिस्सा हमने राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों को दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश को गर्व है कि उसके पास टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश के पास कितना टाइगर रिजर्व है, बेसिकली यह पूछा जा रहा है, ठीक है। डी तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के पास पूरे भारत का लगभग 10% टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, ठीक। यह संख्या अभी कुछ अपडेट हो गई होगी, यह थोड़ा पुराना प्रश्न है ना, तो इसको आप गूगल से अपडेट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है? किसकी सहायता, यह प्रश्न भी रिपीटेड है। इसको विश्व बैंक की सहायता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लासेस देख रखी है वे इस सवाल का जवाब दे सकते थे, है ना। बहुत सारे प्रश्न क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, और रिपीट इस मैनर्स में हो रही है, थोड़ा घुमा फिरा करके, एग्जैक्टली रिपीट नहीं होते हैं प्रश्न, थोड़ा सा वर्डिंग उसकी चेंज कर दी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? बगदरा अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है, ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1978 में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, खजुराहो के निकट एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, यानी खजुराहो का नजदीकी अभ्यारण्य कौन सा है, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। तो खजुराहो के समीप में हमको पनपठा अभ्यारण्य देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, इस सवाल का सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, काला हिरण कहाँ का विशेष आकर्षण है? तो काला हिरण हमको एक ही जगह पर देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में, और वह क्या है, सतपुड़ा अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी आज की यह क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में यह टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यह इस टॉपिक की सेकेंड क्लास थी, राइट। तो टॉपिक्स काफ़ी बड़े हैं, प्रश्नों को हमने काफ़ी विस्तार से यहाँ पर कवर किया हुआ है, ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। हमने अपने इस यूट्यूब चैनल के लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है, ठीक है। जिस दिन यह टारगेट पूरा होगा उस दिन MPPSC मेंस का कोर्स लॉन्च होगा, और लॉन्च होने के साथ में 3 सब्जेक्ट्स में यहाँ पर पूरे के पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करने वाला हूँ। तो देखते हैं कब से हम स्टार्ट कर पाते हैं। आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।